नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर और ओंकार चौधरी जी। आरंभ करने से पूर्व आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो कृपया बेल आइकॉन अवश्य दबा लें, ये मेरा विशेष अनुरोध है। अब आरंभ करते हैं भाऊ से। भाऊ, तो लोग कह रहे थे वक्फ बिल तो अब हमने रोक दिया है, लेकिन वक्फ बिल का तो आज अनाउंसमेंट हो गया कि कल आएगा, 12 बजे इंट्रोड्यूस होगा, 8 घंटे का समय रख दिया गया डिबेट का। तो इसको तो लगता है कि ये पास हो जाएगा। तो इससे तो कई सारे लोगों की राजनीति को बड़ा धक्का लगेगा। आप क्या सोचते हैं? अरे वो पास भी हो जाएगा, अगर फेल भी हो जाएगा तो उससे मोदी जी को मतलब है ही नहीं ना। मोदी और शाह की एक स्ट्रांग पॉइंट है, आप समझो। आप 240 पर मत जाओ, 240 का कोई मतलब नहीं है। देखो, एक बात मैं अभी आपसे बात पहले कर रहा था, तब मैंने बताया कि एक साइड होती है कि आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, सामने वाले का वीक पॉइंट क्या है। लेकिन आपके भी वीक पॉइंट होते हैं, वो सामने वाले के स्ट्रांग पॉइंट होते हैं। अब अभी अभी 8-9 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, तो वो 5 साल का टाइम है। तो 5 साल में अगर 8-9 महीने 10 महीने चले गए तो 4 साल तो अभी बाकी है ना। तो आप वक्त पर हो या इस पर हो या उस पर हो, सरकार गिराने की बात करोगे तो मोदी बोलते बिल्कुल गिरा दो, क्योंकि सरकार अभी 4-4.25 साल बाकी हुए और आप गिराओगे तो आपको बनानी पड़ेगी। सरकार गिराने से मतलब नहीं है, सरकार बनानी पड़ेगी। और अगर बिगर बीजेपी सरकार आप नहीं बना सकते तो मिड टर्म पोल होगा, और मिड टर्म पोल का नतीजा क्या होगा ये महाराष्ट्र है, हरियाणा है और दिल्ली है, उन्होंने दिखा दिया है। तो इसलिए आप सरकार गिराओगे, आपके स्ट्रांग पॉइंट पर मत ध्यान दो। जो कोई है उनको यहां ध्यान देना पड़ेगा कि हम बाद में सरकार बना सकते हैं क्या। और यही तो बात मोदी जी को पता है, और इसलिए मोदी डेलिबरेटली डेलिबरेटली डिफिकल्ट सिचुएशन से जा रहे। वो चैलेंज कर रहे कि गिरा दो मेरी सरकार और चलो मिड टर्म पोल के लिए निकलते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता बड़ी बात होगी। ये वक्त का बिल है वो पेश किया जाएगा और पास भी होगा। और इसीलिए तो लाया है, इसीलिए तो अभी लाया है 10 साल के बाद। ये समझना जरूरी होता है कि खेल में आपके पास क्या है। अगर आपके पास सरकार बनाने की ताकत नहीं है तो हमारे 240 ही बड़े तगड़े हैं। ये मोदी और शाह का जो थिंकिंग है वो अगर आपको समझना है तो वो समझे कि आप 4.25 साल बचे हैं और आप यानी अपोजिशन गवर्नमेंट नहीं बना सकती, और इसलिए वो लाया, वो पेश होगा, आराम से पास हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। टीपी का, जेडीयू का और एलजेपी का और आरएलडी का सबका समर्थन है, तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। अब कितना भी हल्ला गुल्ला करें, तमाशा करें, कुछ भी हो, लोकसभा में तो पास होना ही है। लेकिन राज्यसभा में क्या स्थिति बनेगी? संजय जी, ये जो एक सवाल पूछा जाता था ना कि साहब लोकसभा में तो बहुमत है नरेंद्र मोदी सरकार का, मतलब 2014 के बाद 2019 तक और 2019 से लेकर के 2024 तक ये सवाल पूछा जाता था कि राज्यसभा में क्या होगा, लोकसभा में तो पारित कर लेंगे। लेकिन इन 10 सालों में राज्यसभा की स्थिति भी बदल चुकी है। और आप 370 याद करिए, आप 3 तलाक विरोधी कानून, एनआईए में कुछ संशोधन हुए थे, उसको ले लीजिए। जब राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं था तब भी जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक के समर्थन से इन्होंने राष्ट्रीय महत्व के बिल पारित करे हैं, उस समय जब इनका राज्यसभा में बहुमत नहीं था और तमाम तरह की शंकाएं व्यक्त की जाती थी। आज तो स्थितियां बदल चुकी हैं। राज्यसभा में भी अब मुझे लगता है कि इनको किसी भी तरह की कोई बाधा आएगी नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लोकसभा में आप कह सकते हो कि भाई जदयू के कुछ प्रवक्ताओं ने, केसी त्यागी ने, ललन सिंह ने
एक भ्रम की स्थिति बनाए हुए रखी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि जब ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा तो वहां भी किसी तरह की दिक्कत आएगी। वैसे मैं देख रहा हूँ इसमें राज्यसभा में जो अलायंस की स्थिति बता रहे हैं वो एनडीए की सीट्स हैं 125 और इंडी अलायंस की हैं 88। तो फिर तो कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत राज्यसभा में नहीं है। पहले तो इनकी उम्मीद ही राज्यसभा से रहती थी, आपको याद हो कि पहले 5 साल 14 से 19 तक तो कोई भी बिल इन्होंने बहुत सारे बिल तो इन्होंने पास ही नहीं होने दिए और बहुत सारे बिल जो है वो डर के मारे लाए नहीं कि राज्यसभा में बहुमत नहीं था। जी बाबू। हाँ, नहीं मुझे लगा कि आप इनको, मैं देखिए एक बात है कि अगर राज्यसभा में प्रॉब्लम होता, आपको अगस्त 2019 की याद करनी पड़ेगी। उस वक्त जब 370 बिल लाया गया, 370 और 35A, तो वो पहले राज्यसभा में लाया था, क्योंकि लोकसभा में चिंता थी ही नहीं। जहां चिंता थी वहां पहले बिल लाया गया। और आपको याद होगा कि पहले 370 का बिल पहले राज्यसभा में पास हुआ था। इसका कारण ये था कि अगर प्रॉब्लम कहाँ है तो वो राज्यसभा में है। अगर राज्यसभा में गड़बड़ होती है तो लोकसभा में जाके फायदा ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि आज की जो राजनीतिक रचना है उसमें मोदी और शाह जो है उनके मन में थोड़ी शक, अगर संदेह होगा तो वो लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं है। कि यहां निकल गया तो राज्यसभा में बिना चर्चे का भी निकल जाएगा, ऐसा वो मानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए शुरुआत लोकसभा से हो रही है। और यही यही आपको पता चलता है कि इनका कॉन्फिडेंस क्या है। ये दोनों जिस कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, ये देखो, हमेशा वो बात देखनी जरूरत है कि जो निकला है वो कहाँ निकला है। मुझे एक बात क्रिकेट की याद आती है 83 के समय की। तो हमारे जिम्बाब्वे के सामने तो 5 विकेट गिरे थे, 19 रन्स पे गिरे थे। तो मुझे याद है उसके बाद मैंने संदीप पाटिल का इंटरव्यू किया था। तो संदीप ने मुझे बताया कि मैं आउट होकर वापस आ रहा था और कपिल देव बैटिंग के लिए जा रहा था 7वें नंबर पर। तो उसने पीठ थपथपाई कपिल ने, अरे बोला चिंता मत करो, मैं निकाल लूंगा, जाओ तुम आराम से जाओ, चिंता मत करो। तो संदीप बोला कि मुझे हंसी आ रही थी, अरे अच्छे 5 बैट्समैन आउट हुए, ये क्या बोल रहा है। लेकिन जाने के बाद उसने जिस ढंग से शुरुआत की, तब संदीप बोला कि कॉन्फिडेंस का मतलब मुझे समझ में आया। तो यहां हम वो देखना चाहिए कि राज्यसभा में तो ये स्थिति है, वो स्थिति है, इसका डर है ही नहीं, उसको मैं कॉन्फिडेंस बोलता हूं। और इसलिए मैंने 370 का मामला जो था वो उल्टा आया था, राज्यसभा पहले बाद में लोकसभा। लेकिन आज लोकसभा पहले इसलिए कि राज्यसभा की चिंता नहीं, यहां से निकाल लो, जो कुछ मेहनत करनी है लोकसभा में करनी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि राज्यसभा का विषय मोदी और शाह के दिमाग में नहीं है। हाँ, लोकसभा का है, क्योंकि अपने हक के 240 ही है, बाकी के जो है। अब देखो और एक बात है कि सिर्फ ये पास करना है ऐसा नहीं, उसमें भी पॉलिटिकल गेम है। अब शिवसेना क्या करेगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या करेगी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना तो इधर उधर जा नहीं सकती, वो साथ के साथ इनके साथ आने वाले जो कुछ है वो। लेकिन उसमें भी सामने वाले को पेंच में डालना, ये भी गेम है उसमें। लोकसभा में लाने का मतलब क्या है कि उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, या तो उनको इस साइड में आना पड़ेगा सपोर्ट देने के लिए, या तो वॉकआउट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को वॉकआउट भी करना पड़ सकता है लोकसभा में। हाँ, चर्चा करेंगे। आपको याद दिला दूं, जब एफडीआई का मामला था यूपीए के समय में, तो यूपीए के समय में
लोकसभा में एफडीआई मनमोहन सिंह का समय का बिल था, तो मायावती और क्या बोलते हैं उनको, मुलायम सिंह जोर शोर से एफडीआई के खिलाफ बोल रहे थे और मुलायम सिंह ने लोकसभा में वॉकआउट किया था। लेकिन जब मामला राज्यसभा में आ गया तो खिलाफ बोले, लेकिन वोट सपोर्ट के लिए दिया था। तो ये जो होता है खुद को एक्सपोज करना पड़ता है उनको। तो मोदी वही गेम खेल रहे, शाह वही गेम खेल रहे कि हाँ गालियां दो, कुछ भी करो, लेकिन तुम किस लाइन में खड़े हो वो भी दिखाओ। तो पॉलिटिक्स तो वो है, से आंकड़े का तो गणित जो है हमारे सामने वो नहीं है। पॉलिटिक्स कहाँ है कि खिलाफ बोल रहे। उस वक्त मुझे याद है कि राज्यसभा में वॉकआउट करने से काम चलने वाला नहीं था, तो मुलायम को गाली देकर भी बाद में सपोर्ट करना पड़ा था। तो ये बात लोकसभा में होने वाली है, इसलिए पूरा का पूरा गेम जो है वक्त का वो लोकसभा की चर्चा पर है। जो कुछ 8 बजे तक चलने वाला है चलने दो, लेकिन उसमें असलियत में आंकड़े की चिंता मत करो, वो मैनेज किया होगा, फ्लोर मैनेजमेंट होगा। लेकिन इसमें कौन कौन सी पार्टी एक्सपोज होने वाली है, इस पर अगली राजनीति चलने वाली है। बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं। ये शिवसेना को वैसे भी मातोश्री को एक बार मुसलमानों ने घेर लिया था। शिवसेना ने किस मुद्दे पर वॉकआउट किया था? हाँ, वो पहले कामरा है, वो पहले कुणाल कामरा है जो मातोश्री पर चले गए थे 500-600 मुस्लिम, और उद्धव ठाकरे गद्दार है की स्लोगन दी थी ना उन्होंने। वक्त पर ही वक्त का जब इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त इन्होंने वॉकआउट किया था। तो हमारे वोट आपने ले लिए और वक्त का अपोज करनी नहीं कर रहे हो, इसलिए गालियां देने के लिए थे। लेकिन उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो शब्द कुणाल कामरा का है। मुझे वो गद्दार नजर आते हैं, मेरी नजर से देखो गद्दार नजर आते हैं। ये बात कुणाल कामरा की उस वक्त मुस्लिम मोर्चा में उद्धव के लिए बोली गई थी। तो इसलिए एक बात साफ है कि लोकसभा में हर पार्टी एक्सपोज होने वाली है, और वही तो असली गेम है, वही तो असली गेम है। ओंकार जी, जो धमकी दे रखी है मुस्लिम संगठनों ने, तो इसके पास होने के बाद में आपको क्या लगता है? वो धमकी कि दूसरा शाहीन बाग बना देंगे, सीए कर देंगे और हम पूरा आंदोलन कर देंगे, कोई आंदोलन होता दिखता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है संजय जी। धमकी इन्होंने किन मामलों में नहीं दी है? जब 2013 सितंबर में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया था, तब भी ये ओवैसी का जो छोटा भाई है अकबरुद्दीन, उसने कहा था कि हम देखते हैं ये नरेंद्र मोदी को कैसे प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। फिर जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जन्मभूमि पर फाइनल उनका डिसीजन आया, तब भी कहा गया कि हम देखते हैं वहां कैसे राम मंदिर बनता है। जब 370 हटाने की बात थी, 35 से हटाने की बात थी, तब कश्मीर से जुड़े हुए और कश्मीर में राजनीति के लिए ही तीर्थाटन करने वाले बहुत सारे नेताओं ने तमाम तरह के बयान दिए थे। देखते हैं 370 कैसे हटाएंगे। एक ने कहा था कि नरेंद्र मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए तो वहां से 370 नहीं हटा सकते। एक ने कहा था कि पूरे देश में खून की नदियां बह जाएंगी। एक ने कहा था कि पूरी घाटी में कोई तिरंगा कंधे पर उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो मुझे बताइए कि कौन सा कानून रुका है, कौन सा काम रुका है अब तक, और इनकी धमकियों का हुआ क्या है? तो ये जितने भी चेहरे आजकल आपको इस तरह की धमकियां, गीदड़ भभकियां मैं कहूँगा, देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब अपने बिलों में घुस जाएंगे। और मोस्टली इनकी जो संतानें हैं वो तो मदरसों में पढ़ती नहीं हैं, अपनी संतानों को तो ये जाहिल रखते नहीं हैं। ये जो आम पसमानदा जिनको बोलते हैं, गरीब परिवारों के जो बच्चे होते हैं, उनको ही मदरसों में भेजते हैं, मौला मुल्लाना जो है उनको पढ़ाते हैं,
और वो इनको एक गलत ट्रैक पर डालते हैं। उन्हीं के हाथों में पत्थर दिए जाते हैं, उन्हीं से आगजनी कराई जाती है, उन्हीं से तोड़फोड़ कराई जाती है, उन्हीं को मरने के लिए सड़कों पर भेज दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें इधर हुई हैं, ये मैं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूँ। जैसे अभी जो जुमा गुजरा है, जुमा अलविदा, तो वक्फ बोर्ड ने कहा था कि सब काली पट्टियां बांध करके जो है नमाज पढ़े। बहुत कम लोगों ने काली पट्टियां बांधी हैं। ये जो उनका आह्वान था, ये मैं फ्लॉप मानता हूं पूरी तरीके से। अभी जो ईद के मौके पर आप जरा कुछ चेहरे याद करिए। एक असदुद्दीन ओवैसी, जिसने कहा कि जब कांवड़िए सड़कों पर चल सकते हैं, उन पर फूल की वर्षा हो सकती है, जगह जगह उनके लिए शिविर लगाए जा सकते हैं, तो हम लोग सड़कों पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। फिर इकरा हसन, इसने वो भी जो है वो मौलाना बनने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने भी कहा कि पहले भी नमाज सड़कों पर पढ़ी जाती रही है, अब भी पढ़ी जाएगी और आगे भी पढ़ी जाती रहेगी। मुझे तो इन एक वो तौकीर रजा, उसने भी कहा कि मैं तो हिंदुस्तान में किसी भी सड़क पर पढ़ के दिखा दूंगा। मुझे बताइए, इन तीन चेहरों में से कोई आपको सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया क्या? या किसी झुंड को लेकर के ये सड़क पर निकले हों, कहीं से कोई विजुअल आए हों, कोई तस्वीर आई हो? तो आप बयानबाजी कर लीजिए, जो आपको बकवासबाजी करनी है आप कर लीजिए, जिनको मैसेज देना चाहते हैं कर लीजिए, पोस्चरिंग करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन आप इस तरह की। और आज तो योगी जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि कांवड़िए तो आते ही पैदल हैं और सड़कें तो बनी ही चलने के लिए हैं, वो पैदल चलने वालों के लिए भी हैं और वो दूसरे व्हीकल्स के लिए भी है। अच्छा, आपके भी प्रोसेसन निकलते हैं, आप भाई आपके जुलूस निकलते हैं, उनको कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता, अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहे हैं तो। लेकिन आप सड़क पर आकर के नमाज पढ़ें और दूसरे धर्मों के लोग भी आकर के फिर वैसा ही करने लगें, भजन कीर्तन और तमाम दूसरी चीजें भी सड़कों पर होने लगेंगी, तो ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, गली मोहल्ले में कोई जगराता हो रहा है, जागरण हो रहा है, वो अलग बात है, वो तो एक परंपरा है, एक रवायत है, वो चली आ रही है। तो मुझे लगता है कि धमकी देने वाले धमकियों तक ही सीमित रहेंगे, इसी तरह की बकैती चलती रहेगी इन लोगों की, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है साहब। और मैं उत्तर प्रदेश में चूंकि बैठा हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश की तो गारंटी देता हूं कि यहां तो कुछ होगा नहीं। और सबसे अधिक वक्फ प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में ही है। जी हाँ, 1,30,000 के आसपास वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में ही हैं। और यहाँ तो योगी जी अपना सोटे को तेल वेल पिला करके बैठे हुए हैं। जैसे CAA में प्रयागराज में, कानपुर में, कुछ दूसरी जगहों पर करने की कोशिश हुई थी, और वो भी शुक्रवार को नमाज के बाद ही हरकतें हो रही थी, तो उन्होंने सबक सिखाया था। उसके बाद तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है, अब भी नहीं पड़ रही है, आगे भी नहीं पड़ेगी। जब तक योगी जी महाराज यहाँ सत्ता संभाले हुए हैं, कमान संभाले हुए हैं, नहीं होगी। आप देखिए ना, संभल में इन्होंने 24 नवंबर को जो किया था, उसके बाद कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। संभल कितनी जगह से खुदा है और क्या क्या वहां से जो है निकला है, और अतिक्रमण से लेकर के बिजली चोरी और लोगों को भड़काने उकसाने तमाम मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब भागे भागे फिर रहे हैं वहाँ के समाजवादी पार्टी के सांसद भी और विधायक भी और दूसरे लोग भी। शुरू शुरू में तो अखिलेश यादव ने उनकी तरफदारी की, लेकिन अब तो संभल का नाम ही नहीं लेते हैं। अखिलेश भी चुप हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि कानून अपना काम करेगा अगर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं तो। जी। अब भाव, लेकिन महाराष्ट्र में तो वैसे भी छावा को लेकर टेम्परेचर काफी हाई है, और अभी नागपुर में दंगे भी हो रखे हैं।
तो यहाँ पर ओवैसी का एक प्रेजेंस भी है। MIM वहाँ पे काफ़ी जगहों पर थोड़ा बहुत रखती है, जैसे संभाजी नगर में है या मुंबई के कुछ क्षेत्रों में है या इधर आपके उस्मानाबाद नांदेड़ वगैरह में। उस्मानाबाद तो धाराशिव हो गया। तो वहाँ ये कुछ कर सकते हैं क्या गड़बड़? नहीं, कुछ वैसा नहीं करेंगे। हाँ, ये बोलते रहे, वो फिल्म का गाना याद आता है, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया। वो खून की नदियां बहने वाली थी, झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। आपने जो धमकी की बात की तो मुझे वो गाना याद आ गया। और हम खड़े खड़े गुब्बारा देखते रहे, देखते रहेंगे, देखेंगे देखेंगे, देखते ही रहो, कुछ होने वाला नहीं। हाँ, एक बात है कि पहली बार नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने बुलडोजर चला के दिखाया। अब इनको उनको देखना पड़ेगा कि बाबा, एक अगर बाबा उधर बैठा है बुलडोजर बनाकर, तो और कितने बुलडोजर बाबा बनाने हैं, उनको तय करने। और ये धमकियां तो चलती रहती है, धमकियां तो चलती रहती है। देखो, आहिस्ता आहिस्ता ये होता है। जिस ढंग से कल परसों की बात है, गाजा में हमास के खिलाफ लोग रास्ते पर उतर गए, तो इनकी भी यही हालत होने वाली है। समझने वाले को इशारा काफी होता है। अगर गाजा में लोग रास्ते पर उतरकर गेट आउट हमास बोल रहे हैं, तो इसका यहाँ क्या असर होने वाला है वो भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ उधर कुछ होता है तो सेव गाजा वगैरह टी-शर्ट डालकर रास्ते पर आते, उससे कुछ होने वाला नहीं। वो हमास जो है उसको भी अब गाजा पट्टी से भागना पड़ रहा है। तो जिस ढंग से गाजा लेबनान खत्म कर दिया इजराइल ने, तो इसका रिपीटेशन यहाँ होगा, और क्या होगा। तो महाराष्ट्र की बात ही छोड़ो, आहिस्ता आहिस्ता जिस ढंग से कल परसों नागपुर में एक दंगा हुआ, और उसके बाद शांत स्वभाव के देवेंद्र फडणवीस, लेकिन उसने भी बुलडोजर चला के दिखाया है। तो ये संजय राउत तो नहीं है देवेंद्र फडणवीस कि कुछ करेंगे नहीं और सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उन्होंने करके दिखाया। तो जिनको मैदान में आना है वक्त के लिए, और किसी भी शाहीन बाग बनाओ, कुछ शाहीन बाग में क्या होगा, अभी शाहीन बाग भी बुलडोजर चलने वाले, आप चिंता मत करो। एक बात होती है कि बंदी मुट्ठी लाखा की कहा जाता है ना, तो जब तक चलता है तब तक चलता है, लेकिन सामने वालों को उकसाना नहीं, सामने वाले को उकसाना नहीं। बाला साहब ठाकरे का एक कार्टून मुझे याद आता है कि उस वक्त उन्होंने 30-35 साल पहले, तो वो शेर ऐसा सोया है नींद में, और कोई कांग्रेस का कोई मुस्लिम नेता था, उसका कार्टून में उसकी दूम को वो गांठ मार रहे, तो बोलो उसको सोने दो, उठकर खड़ा हुआ तो महंगा होगा। तो वो बात है, आप उकसाओगे तो रिएक्शन आ जाएगी। वो बोलते थे ना, कितने क्या बोलते वो, अफजल, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। तो हर राज्य से बाबा बुलडोजर निकलेगा। करो, मैं तो स्वागत करता हूँ। मैं संघ से ज्यादा ये अकबरुद्दीन, वो जो ओवैसी है, तौकीर कोई है, इनका स्वागत करता हूँ हमेशा, क्योंकि ये हिंदुत्व को ज्यादा गति दे रहे, डायनामिक बना रहे। नहीं तो हम तो सोए पड़ते हैं। जब तक उकसाया नहीं जाए तब तक हिंदू मैदान में नहीं आता। तो हिंदुओं को मैदान में लाने की जो पहल कर रहे हैं उनका स्वागत मैं करता हूं। ये गिदड़ धमकियां देते रहे, उतनी ताकत से लोग उतरेंगे। तो ये मैं मानता हूं कि वक्त के लिए धमकियां दे रहे। अरे आपने 370 के बाद क्या किया, क्या किया है लोगों ने? कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। अरे हमास वालों के पास थोड़ी तो हिम्मत है, इनके पास वो भी हिम्मत नहीं है। इनका सब मीडिया में चलता है, मीडिया में चलता है, ज्यादा कुछ छुटपुट होता है तो पहले छुटपुट चलता था, अब नहीं। अब हर बहुत सारी राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट में, और एक एक करके हर कोई चीफ मिनिस्टर खुद को योगी बनाना चाहता है।
अब उनको योगी बनाना है या सैनी रखना है, फडणवीस रखना है, ये वो मुस्लिम नेताओं को तय करना है। वो तो आप और मैं तय नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जितना आसान इनको लगता है बकैती करना, उतना आसान रास्ते पर नहीं है। एक एक रास्ते पर का लोग, आपको एक और मजेदार बात बोल दूं, ये आज तक का जो मराठी चलता है, एक यूट्यूब चैनल चलता है मुंबई तक, उसमें निखिल वागड़े का एक इंटरव्यू हुआ, तो उसने एक बढ़िया जवाब दे दिया है, बढ़िया जवाब दे दिया है। वो बताता हुआ वो बोलता है बाकी लोगों की बात छोड़ो, मेरे ही भाई की पत्नी मुझे बोलती है कि गोडसे इतना भी बुरा नहीं था। तो इनकी पहुंच कहां तक है, ये अपनी भाभी को कन्विंस नहीं कर पाए गोडसे के खिलाफ। उनकी निखिल वागड़े जितना चिल्लाता घूमता है और उसकी भाभी बोलती है कि गोडसे इतना भी बुरा नहीं था, और ये गांव दुनिया भर में चिल्लाता फिरेगा गोडसे को गाली देते। तो इनके घर में भी लोग उनके साथ नहीं है। अगर ये समझ पाते तो कुछ कर सकते थे, लेकिन ये सब जो सही बोला ओमकार जी ने कि ये गीदड़ धमकी है, बकैती करेंगे उससे आगे नहीं जाएंगे। तो अब दूसरा विषय ले लेते हैं, तो भाऊ से ही आरंभ करेंगे। दूसरा विषय भी कि मोदी जी की नागपुर यात्रा की बड़ी चर्चा है और बहुत सारी बातें आ रही हैं। उसमें संजय राउत ने भी कह दिया कि मोदी जी अपनी रिटायरमेंट की एप्लीकेशन देने गए थे। कुछ कह रहे हैं कि साहब कि प्रेसिडेंट की, जो किसको अगला प्रेसिडेंट बनाया है, उस पर सहमति स्थापित करने गए। आपको क्या लगता है इस जो यात्रा थी नागपुर की और विशेषकर से संघ हेडक्वार्टर की, इसका क्या प्रयोजन था? नहीं, प्रयोजन मैं मानता हूँ कि वो जो अस्पताल नेत्रालय करके अस्पताल बना रहे, उसकी नींव रखने के लिए, कोनशिला रखने के लिए उनको कॉर्नरस्टोन के लिए बुलाया था। वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो तो देखो, मोहन जी भागवत हो या नरेंद्र मोदी हो, ये दोनों के दोनों स्वयं सेवक है। हाँ, एक संघ चालक बने बैठा है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर बना है, लेकिन वहां से निकलते तो वो स्वयं सेवक है। तो ये जो मनगढ़ंत कहानियां बोली जाती है कि ये इसके सामने झुक गया, वो उसके सामने झुक गया, ऐसा कोई झुकने वाला नहीं। ये पागल लोग ये नहीं समझ पा रहे कि वो दोनों को मालूम है साथ रहेंगे तो दुनिया को झुकाएंगे। अब मोदी जी जब किसी से प्यार करते तो झुककर नमस्कार करते, तो देखो ये कितने मोहन भागवत के सामने झुक गए। तो ये पागलपन है। आपको एक नेट पर फोटो भी मिलेगा, जब उस समय वो 2002 का लोक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मातोश्री पर बाला साहब को मिलने आए थे मोदी जी। तो देखो कितना झुककर नमस्कार कर रहे, उनका हाथ हाथों में लेकर पूरा कमर से झुक गए। वो उनका नमस्कार करने जिसके बारे में बहुत आदर है, उसके सामने मोदी पूरे झुक जाते हैं। आपको फोटो मिलेगा कि बाला साहब खड़े ऐसे हाथ मिलाकर और मोदी जी पूरे झुक गए, और पीछे बाजू संजय राउत का ही फोटो है। अच्छा। तो वो आपको सर्च मारो, आपको मिलेगा। तो मोदी झुक गए। अरे क्या बात कर रहे हो, झुक गए? वो भी दोनों को पता है, दोनों के दोनों स्वयं सेवक है। और जिस ढंग से आज दुनिया की जियो पॉलिटिक्स आप देख रहे हो, अफगानिस्तान बलूचिस्तान से लेकर म्यांमार इंडोनेशिया तक जो कुछ चल रहा है, तो आरएसएस का अखंड भारत का नक्शा भी देखो कम से कम, ऐसे सब आकलन करने और एनालिसिस करने के पहले। तो मोदी जी 10 साल में मोदी जी ने क्या किया है, जिसको आरएसएस अखंड भारत बोलता है, वो पूरा उस इलाके का आप क्या बोलते हैं उसको, जियो पॉलिटिक्स देखो तो ये मचा कर रखा है, खलबली मचा कर रखी है। अब म्यांमार के लिए पहले सबसे पहले ये भेज दिया, उधर अरकान आर्मी क्या कर रही है आपको मालूम है? उधर इंडोनेशिया में वो वहां की सुकर्णो पुत्री है, वो हिंदू होते जा रही है, उधर वो कन्वर्शन कर रही है। यहाँ अफगानिस्तान में
वहां के क्रिकेट वाले वगैरह भारत माता की जय बोल रहे। तो ये बलूचिस्तान में घमासान चल रहा है, पाकिस्तान रास्ते पर आ गया, भूटान सम्मिलित होना चाहता है, नेपाल में हिंदू राजा आने वाला है। ये सब मामले मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के साथ उस पर बोलेंगे, ना कि मेरी कुर्सी रहेगी या तेरी कुर्सी रहेगी। ये कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है, ये कांग्रेस का। और दूसरी बात आप समझो कि पिछले लोकसभा चुनाव या उसके पहले से 2-3 साल हम अगर राजनीति देखते तो आपको एक बात और समझ में आई कि फटाफट आप महाराष्ट्र बीजेपी के 15 मुख्यमंत्री है, आप 15 की 15 नाम नहीं बता सकते। पूरी पॉलिटिक्स है वो पार्टी पॉलिटिक्स पर ला रहे हैं, फेसलेस पॉलिटिक्स। बहुत सारे लोगों को, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है पत्रकारों को पूछो शायद नहीं नाम बता पाए, उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है पता नहीं। फेसलेस। ये नेता बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, और ऑर्गेनाइजेशन ही फाइनल अथॉरिटी है। इस ढंग की पॉलिटिक्स लाने की कोशिश चल रही है और एक साथ देश में चल रहा है, देश के इर्द गिर्द चल रहा है। तो अगर आपको एनालिसिस करना है, जिनको भी, भारत का, बीजेपी का, आरएसएस का, हिंदुत्व का, तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो अपनी तरीके से कर रहे हैं और इनको पता तक नहीं, तो घर बैठे बैठे बोलते हैं अच्छा तवा चूल्हे पर रखा है, इसका मतलब पराठे ही बनाएंगे। वो रोटी भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं ना, लेकिन तवा रखा है इसका मतलब पराठा ही बनेगा। ये अपने मनगढ़ंत कहानियां पेश करते हैं खबर बन के। तो इनको पता नहीं है कि बीजेपी का अध्यक्ष कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि पार्टी अगर अमित शाह चलाने वाले हैं तो उधर किसी को भी बिठा दो। पार्टी राहुल गांधी चले, खड़गे हो या जयराम रमेश हो, कोई भी अध्यक्ष बनता है तो कांग्रेस में क्या फर्क पड़ने वाला है। नड्डा 4-5 साल से पार्टी के अध्यक्ष बने बैठे, लेकिन चुनाव की पूरी रणनीति अगर अमित शाह ही चलाने वाले हैं तो उनकी जगह पर और कोई आकर बैठेगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अगर 5 साल में नड्डा सिर्फ नाम का अध्यक्ष है, ये भी जिनको पता नहीं चला वो एनालिसिस कर रहे कि नागपुर में जाके नया अध्यक्ष चुना जाएगा। पर भाऊ मेरी एक शंका है भाऊ, हाँ, इसका समाधान करिए। जो अभी आप कह रहे थे ना कि साहब चेहरे मायने नहीं रखते हैं, अब बहुत सारे राज्यों के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स के नाम भी लोग नहीं जानते हैं। इसी तरह का काम तो एक दौर में कांग्रेस ने किया था, उसका नतीजा कांग्रेस को बाद में भुगतना पड़ा है। जो कद्दावर नेता थे उनको काटने का, छांटने का काम कांग्रेस मुख्यालय में बैठे हुए ऐसे लोग करते रहे जो राज्यसभा से संसद पहुंचते थे, लोकसभा जीतने की जिनकी हैसियत नहीं थी। तो वो लोग जो है राज्यों के कद्दावर नेताओं को छांटते रहे, कांग्रेस ही छंट गई। तो ऐसा खतरा कहीं आगे चल करके बीजेपी में तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप वसुंधरा राजे को हटा दीजिए, शिवराज चौहान को हटा दीजिए, रमन सिंह को हटा दीजिए, आप हरियाणा से प्रयोग कर लीजिए, नायब सैनी को ले आइए, दूसरी जगहों पर भी योगी जी को लेकर के भी मीडिया में तमाम तरह की बातें चलती ही रहती हैं, पर ये चीजें अल्टीमेटली आगे जाकर के पे करनी पड़ती हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं उससे नहीं, देखो मेरा लाडला है इसलिए गहलोत को बिठा दिया और सचिन पायलट को बड़ा होने नहीं दिया, ये फर्क आप समझ लो। एक को चांस दिया है, देखो आनंदीबेन पटेल को लाया, फिर विजय रूपानी को लाया, फिर भूपिंदर पटेल आ गया, लेकिन भूपिंदर पटेल ने चुनाव जीत कर दिखाया है और बड़ी संख्या में जीत कर दिखाया, बड़ी भारी बहुमत से जीता है। दूसरी बात, आप हरियाणा के सैनी को देखो, उसने रिजल्ट दिया है। देखो जो रिजल्ट नहीं देगा, गहलोत रिजल्ट नहीं दे रहा है, फिर भी उसको आप लाडला करके बिठाओगे। अगर 5 साल मेहनत करके सचिन पायलट चुनाव जीत कर दिखाता है फिर भी उसको नहीं बिठाओगे तो वो फेसलेस नहीं है। यहाँ देखो, मैं नहीं तो पार्टी नहीं, ऐसे बोलने वाले नेता नहीं चाहिए, हर पार्टी में नहीं चाहिए।
मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। योगी चुनाव जीत कर देंगे, ये बात समझ लो। तो योगी को हटाना है, क्योंकि मेरा लाडला कोई ये लाकर बिठाना है, उस ढंग से पॉलिटिक्स नहीं करनी है। तो जो जो बदले गए उनकी टेस्ट तो लेते रहते हैं ना, उनकी टेस्ट लिए। अब देखो बीच में जो कारपोरेशन के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के हो गए, उसमें रिजल्ट दिखाई देगा। अगर नहीं तो उसको रूपानी को हटाया ना, रूपानी को भी हटाकर भूपिंदर पटेल को लाया था। वो तो 6 महीने एमएलए बना था, उसके पहले तो मेयर था, डायरेक्टली आकर उसको मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया। तो जिस ढंग से आरएसएस और मोदी पार्टी का पॉलिटिक्स लेकर जा रहे हैं, वो कोई भी क्या बोलते हैं उसको, मक्तेदार जो बोलते हैं ना, कि बस मैं हूं तो पार्टी है वरना नहीं है, ऐसे लोग नहीं चलेंगे। शिवराज पाटिल ने जीत कर भी उनको बदला गया है, लेकिन उनको अच्छे काम के लिए ऊपर भी लाया है, खत्म नहीं कर दिया। लेकिन वो बात वसुंधरा राजे की नहीं है। वसुंधरा राजे बहुत जगह अड़ंगा लगाती थी, तो उसको सीधा करना जरूरी था, उसको सीधा करना जरूरी था। एरोगेंट भी थी वो। नई लीडरशिप भी उस ढंग से डेवलप होती आती। हाँ वो तो है, वो तो ओंकार जी, आपका भी आकलन होगा नागपुर विजिट का, और आपके हिसाब से प्रेसिडेंट कौन बन रहा है? देखिए, जैसा भाऊ ने कहा है, मैं उसको बिल्कुल डिटो करता हूँ, उसको अंडरलाइन करता हूँ। ये कोई मायने ही नहीं रखता है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। अभी पिछले 4-5 साल से तो नड्डा जी हैं ना, तो वो एक मोहर लगाने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए, फैसलों के लिए एक रहता है। पर अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ तक पहुंची है, यानी 15 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री हैं, 6 और दूसरे राज्यों में 6 या 7 राज्यों में आपके सहयोगी दलों की सरकारें हैं, यानी करीब करीब 22 राज्यों में, और लेह लद्दाख को भी जोड़ लें जहां पर केंद्र के अधीन शासन है, तो ये 22-23 राज्य हैं जहां पर इस समय भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों का शासन है। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, 32 सीटें कम आई है पूर्ण बहुमत से, कभी कभी ये झटका भी लगता है कुछ गलतियों की वजह से और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी, पर एक बड़ी कामयाबी इन दोनों की ही लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। मुझे तो याद है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूं, तो 2013-14 जब अमित शाह को यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग की और तमाम दूसरी जिम्मेदारी सौंपी गई, उस समय तमाम तरह के किस्से कहानियां चला करती थी, अविश्वास जाहिर किया जाता था, लेकिन जो नतीजे आए उत्तर प्रदेश में उसने सबको चौंका दिया। 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की। और फिर 2017 में योगी जी आए, उससे पहले तो योगी जी चेहरा भी नहीं थे, पिक्चर में भी नहीं थे। तो मेरा कहने का आशय ये है कि इन दोनों की जो अब तक की रणनीति रही है, कुछ राज्यों को अपवाद स्वरूप हम छोड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल जब हम आकलन करते हैं तो इन दोनों की जो लीडरशिप है, जो विजन है, जो इनका तौर तरीका है, जो मुद्दों को लेकर के समझ है, अलग अलग राज्यों की जो आकांक्षाएं होती हैं, जो दिक्कतें हैं, जो उनकी डिमांड हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर भी जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तथ्यान्वेषण करते हैं, फिर वहां जाकर के उस तरह के लोगों को जो है एश्योरेंस देते हैं कि हम ये काम करेंगे, और जो लीडरशिप है वो भी इनकी प्रमाणिक है अलग अलग राज्यों में। अभी एक प्रोग्राम में इंटरव्यू हो रहा था अमित शाह का, ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए गए, उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया और मुझे वो बड़ा सटीक लगा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक अपने लिए नहीं, बस देश के लिए जीना है। ईवीएम से आपके पक्ष में भी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और यही भारतीय जनता पार्टी करती है। तो
नागपुर का जो दौरा था मोदी जी का, मुझे लगता है कि ये ऐसे तमाम बकैती करने वालों को भी जवाब है जो लगातार इस तरह की अफवाहें फैलाते रहे। यहां तक कि 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गर्भगृह में मोहन भागवत जी के वहां होने के बावजूद ये अफवाहें उड़ाई जाती रही कि मोदी जी में और मोहन भागवत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अरे भाई, नागपुर की जरा तस्वीरें देख लो, कितना खुल करके हंस रहे हैं मोहन भागवत खड़े होकर के मोदी जी की किसी बात पर, और मोदी जी की अगवानी कर रहे हैं संघ प्रमुख, मोदी जी की अगवानी कर रहे हैं। ये घटना बताती है कि दोनों एक दूसरे को कितना सम्मान देते हैं, एक दूसरे पर कितना भरोसा है। तो ऐसी बकैती करने वालों को भी नरेंद्र मोदी का या नागपुर का दौरा एक तरीके का मैं जवाब मानता हूं। जी, और भाऊ अंत में मैं आपसे जानना एक बात चाहता हूँ और बोल दूं, उसमें एक जोड़ दूं मैं थोड़ा, कि इनकी जो सोच है वो उसी ढंग से देखते जो हमारे योगी जी ने बोला था ना, कुंभ के बारे में बोला था, कि बोले ठीक है ना, वहां जो कुछ हुआ, जो गीदड़ है उसको तो लाशें दिखाई देगी, जो सुअर है उसको कीचड़ी दिखाई देगा, लेकिन बहुत बाकी सारी चीजें थी। तो ये अपनी सोच है, उस ढंग से आरएसएस बीजेपी इनका आकलन करते। तो आपकी सोच है वैसा आपको दिखाई देगा ना, लेकिन वो है ऐसे। देखो, ये दोनों संघ चालक हो या मोदी हो, वो दोनों स्वयं सेवक है, वो राष्ट्र को समर्पित है। मुझे लगता है क्या अमित शाह का एक इंटरव्यू मैंने, उन्होंने बढ़िया, हम देश चलाने नहीं आए, हम देश बनाने आए। तो देश बनाना, ये जो सोच है वो इम्पोर्टेंट है। और इसमें मेरा क्या होगा, ये सोच वाले लोग चाहिए ही नहीं। हाँ, जरूरत है तो उनको साथ लेना है, लेकिन जब वो सोचने लगे कि आगे चलकर मेरा क्या होगा, जब लोकसभा में बुरी हार हो गई महाराष्ट्र में, तो इमीडिएटली फडणवीस ने बोला मुझे सरकार से बाहर निकलना है, मुझे संगठन का काम करना है। लेकिन उनको आदेश क्या मिला, नहीं, अभी विधानसभा चुनाव है, डटे रहो। उन्होंने जीत कर दिखाया, लेकिन वो कुर्सी पकड़कर बैठना, ये सोच बाकी लोगों की है, बाकी पार्टियों की है। ये सोच इस पार्टी में चलेगी ही नहीं जब तक उसकी मातृ संस्था आरएसएस है। अच्छा, जो आप कह रहे थे ना कि राष्ट्रपति को लेकर के या अध्यक्ष पद को लेकर के कुछ विचार विमर्श करने के लिए गए होंगे, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ऐसा होता नहीं, वो तो मुझे भी पता है। हाँ। अब मैं पूछूंगा भाऊ से अंत में, साहब ये राहुल गांधी की बिहार जीतने की जो रणनीति है वो आपको कैसी लगी? बिल्कुल सही जा रहे हैं। उन्होंने गुजरात में जाकर जो बोला था उसी लाइन पर चल रहे हैं। उन्होंने गुजरात में कार्यकर्ता पदाधिकारियों को क्या कहा था, हमारी कांग्रेस पार्टी बारात का घोड़ा रेस में दौड़ाती है और रेस का घोड़ा बारात में दौड़ाती है। तो अब कन्हैया कुमार को भेज दिया जो बेगूसराय हरा, नॉर्थ ईस्ट में हरा। क्योंकि बारात का घोड़ा जो होता है वो दौड़ता नहीं, चलता भी नहीं, आगे नाचने वाले हट जाए तो एक दो कदम आगे चलता है, वरना वो रुका रहता है। दूल्हे को लेकर पीठ पर बिठाकर दूल्हे को लेके जाना, ये हमको ये सिंबॉलिज्म समझना जरूरी है। बारात का घोड़ा क्या होता है, बारात का घोड़ा वो जुलूस से निकलेगा, ढोल ताशे बजेंगे, सब कुछ होता है, लेकिन जहां पंडाल आ जाता है तो घोड़े को बाहर रखा जाता है, दूल्हा अंदर जाता है। तो कन्हैया कुमार को भेजा। बहुत जल्दी पप्पू यादव को पता चला यार मैं घोड़ा हूं या कन्हैया कुमार घोड़ा है, और दूल्हा कौन है दोनों को पता नहीं है। तो राहुल गांधी जिस ढंग से जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि हम बारात का घोड़ा रेस में दौड़ाते और रेस का घोड़ा बारात में लाते। अब एक दूसरी साइड भी हमको समझनी चाहिए, जब ये गलती हो जाती है और रेस का घोड़ा अगर बारात में आ जाए तो मान लो कि 20-25 लोग तो जख्मी हो गए,
क्योंकि वो नाचने वालों पर दौड़कर निकल जाएगा। तो राहुल गांधी बिहार में बिल्कुल सही जा रहे हैं, उनकी जो थियरी है उस आधार पर। अब दूसरी बात और एक है, आपको याद होगा 2017 का जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, उस वक्त अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी की थी, मुझे याद आ रही है, अमिताभ बच्चन के बारे में थी। ये शताब्दी का महानायक गुजरात के गधों का प्रचार बंद करे, ऐसा उन्होंने बोला था, आपको याद होगा। तो राहुल गांधी जब गुजरात के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे और बोले आधे लोग यहां बैठे वो स्लीपर सेल है, बीजेपी की बी टीम है, और सब तालियां बजा रहे थे, यानी जो बी टीम है वो भी तालियां बजा रहे थे, तो सामने गुजरात के गधे बैठे थे। तो इस ढंग से अगर पार्टी चलाई जाती है तो पार्टी का तो नुकसान होगा ही। और राहुल गांधी को परवाह नहीं है ना। मैंने एक साल पहले आपको बोला था, राहुल गांधी जब लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, ये बरसात की रात की कव्वाली गा रहे हैं, ना तो कारवा की तलाश है ना तो हमसफर की तलाश है। हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, ना तो हमसफर की तलाश है, मेरे शव के खाना खराब को। आपको समझ रह गुजर की तलाश है। तो ये पूरा दे, तो वो आगे चल गए, मेरे नामुराद जुनून का, तो राहुल गांधी जो ढंग से बोलते जुनून है उन पर, मेरे नामुराद जुनून का है इलाज कोई तो मौत है। वैसे भी उन्होंने कह दिया है कि वो उनका प्रोजेक्ट 50 साल का है। जो दवा के नाम पे गुजरात का 50 साल का है, चारागर की तलाश है। ये मैंने एक साल पहले आपको बोला था, जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उस वक्त आपसे बात की थी, उस वक्त बोला था। अब देखो वो पॉलिसी है उनकी, उसी पॉलिसी पर चल रहे। और एक तरीके से मैं गलत भी नहीं मानता। देखो ये जिनके साथ इंडी अलायंस बनाई है पिछले कुछ सालों में, वो सब लोग ऐसे कि इन्होंने इनकी ही जमीन कब्जा की है, यानी छोटे 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 वक्फ है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की जमीन लूटने वाले से ही कांग्रेस ने इंडिया अलायंस बनाई। तो अब राहुल गांधी अपनी जमीन वापस चाहते, क्योंकि उनको पता चला, अभी अभी पता चला है कि ये तो हमारी जमीन खा बैठे, तो ठीक है और एक चुनाव हार जाएंगे, लेकिन अगर ये मरेंगे तो उन पर हमारा गुजारा हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि कुछ बातें गलत होगी, लेकिन राहुल गांधी सही लाइन पर निकल पड़े। वो जल्द से जल्द, ये सब पार्टियां एंटी कांग्रेस थी और कांग्रेस की जमीन लेकर खड़ी हो गई है, तो उनसे जमीन वापस लेना अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि अपनी पार्टी के लिए सही कर रहे हैं। हाँ, बेचारे आशुतोष वगैरह जो लोग हैं आपके, सब क्या बोलते हैं, लुटियस पत्रकार है, वो रो रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो असली इंडिया अलायंस है। लालू से हाथ नहीं मिला रहे हो तो ये रो रहे, यानी असली इंडिया अलायंस, एंटी बीजेपी अलायंस जो ओरिजिनल है, वो मीडिया में बैठी है और वो अपने अपने गधों को भेजती है रेस में। अब वो घोड़ा भी नहीं है, रेस का भी नहीं है, भारत का घोड़ा हो, भारत का गधा हो, उसको भेजते तो क्या करेंगे आप। तो इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी पार्टी के लिए कुछ तो सही कर रहे, कुछ बात सही कर रहे। वो अपनी जमीन फिर से ग्रैब करना चाहते। लेकिन भाऊ, उन्होंने तो ये कहा है कि ये 50 साल का प्रोजेक्ट है। हाँ बिल्कुल 50 साल का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल 50 भी आपने बोला 50 साल का प्रोजेक्ट है, यानी 50 साल बाद उसका नारियल फोड़ा जाएगा। तब तक तो राहुल गांधी रहेंगे नहीं। अभी तो 50 साल का प्लानिंग है ना। अब तक तो रेहान का बेटा या बेटी भी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।
सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।